हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जो कि अब काफी तरसाने के बाद ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है। इसी के साथ साथ आपको मैं ये भी बात बता दूं कि ये एमसीयू के फेज 4 की आखिरी फिल्म है। जो चीजें आज तक एमसीयू में फिलहाल तो फेज के माध्यम से नहीं हुई है, क्योंकि हर बार हमने हर एक फेज के एंड में अवेंजर्स जैसी फिल्म देखी थी, लेकिन इस बार उन चीजों को बदलकर यहाँ पर वकांडा फॉरएवर फिल्म को डाला गया है, जिस कारण से इस फिल्म को तो अवेंजर्स के लेवल पर नहीं, लेकिन एक अच्छी फिल्म के तौर पर फैंस को बहुत कुछ सर्व करना है। और अब उस पर यह फिल्म खरी उतरी भी है या नहीं, उन्हीं सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपके जो बाकी दूसरे डाउट्स हैं उनको भी क्लियर किया जाएगा, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए थिएटर में जाकर देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब सीधे उन पॉइंट्स पर आते हैं कि हाँ, ये फिल्म 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की है, या फिर कहूँ ऑलमोस्ट 3 घंटे की, जिसे मैंने फिलहाल तो अभी के लिए इंग्लिश में ही देखा है, जिसके हिंदी डब के शॉर्ट रिव्यू का आपको बस थोड़ी देर ही वेट करना है, जिसे मैं जल्द से जल्द अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। बाकी बात रही इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो इस फिल्म में एक ही है, जो कि हाँ हर बार की तरह एमसीयू के आने वाले फ्यूचर या फिर सिंपली कहूँ ब्लैक पैंथर के यूनिवर्स के फ्यूचर का हिंट देता है। और इसके अलावा कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस फिल्म का एक्सपीरियंस कौन से थिएटर में यानी कि कौन से फॉर्मेट में जाकर लिया जाए, तो मेरा ऑप्शन IMAX का ही रहेगा, जिसमें इस फिल्म के एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा डबल किया गया है। अब ये चीज आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगी, खास करके हाईवे के चेस का वो एक्शन, जिसके वाटर बम तो आपको डेफिनेटली विजुअल ट्रीट देते हैं, जिसकी ज्यादा चीज तो मैं बिल्कुल भी रिवील नहीं कर सकता। बस यही फिर से कहूंगा कि फिल्म का एक्सपीरियंस IMAX 3D में बहुत ज्यादा बेस्ट है। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं फिल्म की कहानी पर, जो कि MCU वालों की तरफ से भी छुपा कर रखी गई है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मैं बस इतना ही कहूंगा कि ब्लैक पैंथर यानी कि तचाला ने पूरे वकांडा को जो दुनिया के सामने रखा था, उसके बाद की सिचुएशन अब वकांडन्स के लिए किस तरीके की बन चुकी है, जिसमें नेमोर और दूसरे देशों की इन्वॉल्वमेंट किस तरीके की है, जिन सभी का मुकाबला वकांडन्स करने में कामयाब होते भी है या नहीं, उसका जवाब आपको फिल्म देखकर मिलेगा। और हाँ, तचाला के कैरेक्टर को भी इस फिल्म में बहुत ही अच्छा खासा ट्रिब्यूट दिया गया है, ताकि MCU में लोग उस कैरेक्टर से मूव ऑन कर सके। यानी कि एक्शन के साथ बनाई गई ये इमोशनल राइड MCU फैंस के लिए तो मस्ट वॉच है, और बाकी दूसरी ऑडियंस के लिए आते हैं सीधे इसके डिटेल वाले रिव्यू पर, आई मीन स्पॉइलर फ्री रिव्यू पर, जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म में डिटेल बात करने जैसी बहुत सी है, जिन्हें अनफॉर्चुनेट स्पॉइलर के चलते इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। लेकिन उन सब से हटकर मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को थिएटर में ही जाकर देखें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये MCU के फेज 4 की बनाई गई शैंग-ची के बाद एक काफी बेटर फिल्म है, जिसे देखकर ऐसा लगा कि MCU वाले अपने राइट ऑन ट्रैक पर है, जिससे अब उन्हें बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। क्योंकि बात रही इस फिल्म के विजुअल यानी कि VFX की, तो उसमें भी किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी गई है, चाहे बात अंडर वाटर के सीन की हो या फिर पूरे वकांडा के साथ साथ उनके टेक को दिखाने की, आई मीन न्यू टेक्नोलॉजी को दिखाने की। उन सभी से ये फिल्म खेलती है, जिनमें हाँ कुछ छोटे से पोर्शन में आपको खास करके नेमोर के किंगडम को दिखाने में जो वॉल्यूम की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, वो कहीं ना कहीं फील होती है। लेकिन उससे हटकर ये फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट कर चुकी है, जिनमें अब अगर इस फिल्म को फर्स्ट पार्ट से कंपेयर किया जाए, तो अनफॉर्चुनेट ये फिल्म उसके ऊपर नहीं बल्कि सेकंड पोजीशन पर ही आएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो चैडविक की डेथ के बाद जो इस फिल्म की बनी बनाई स्क्रिप्ट थी, उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जो मार हमें इस फिल्म के प्लॉट में भी नजर आती है। या फिर सिंपली कहूँ 2 घंटे 40 मिनट के आसपास की ये लेंथ, जिसे क्लियरली 20 से 25 मिनट तक काट कर छोटा किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे कई सारे पोर्शंस में ये फिल्म जो हमें दिखाकर समझाने की कोशिश करती है, वो बोरिंग पार्ट्स है। और इसी के चलते नेमोर जैसा बैडएस कैरेक्टर जो हाँ पूरी फिल्म में हमें लगेगा, क्योंकि वो है भी, लेकिन उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट टुकड़ों में दिखाई गई पास्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग भी मुझे उतनी भी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगी, जिससे कि मैं उस कैरेक्टर से कनेक्ट हो पाऊं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेमोर के कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन MCU में वीक है, बल्कि वो कैरेक्टर अपना प्रेजेंट छोड़ने में इस पूरी फिल्म में कामयाब हुआ है, जो चीज अगेन आपको फिल्म देखकर समझ आ जाएगी। लेकिन इन सब में अगर परफॉर्मेंस वाइज किसी एक्ट्रेस का नाम सबसे ऊपर निकल कर आएगा, तो वो नो डाउट रामोंडा का कैरेक्टर है, जिनके भारी भरकम बोले गए डायलॉग्स उनके कैरेक्टर को इस पूरी फिल्म में यादगार बना देते हैं, इतने कि आपको पूरी फिल्म में उन्हीं की परफॉर्मेंस ज्यादा याद रह जाती है बाकी सभी एक्टर्स के मुकाबले में। उसके बाद जाकर दूसरा नाम नेमोर के कैरेक्टर का आता है, और फिर आती है शूरी, जो इस पूरी फिल्म में मुझे स्ट्रगल करती हुई नजर आई है, और हाँ खुद का एक अच्छा खासा बैलेंस बनाते हुए भी, जिसमें उसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर की तरफ से बहुत ही ईमानदारी बरती गई है। किस तरीके की अगेन वो एक सस्पेंस है, जिसमें मैं बस यही कहूंगा कि फैंस शूरी से जिस तरीके की उम्मीद लगा कर रखे थे पहले पार्ट के बाद, उस पर वो पूरी तरीके से खरी उतरती है। और बाकी रिव्यूअर्स के अकॉर्डिंग
आई मीन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग नाकिया ओकोई और एम्बाकू जैसे कैरेक्टर को लेकर जो डिटेल दी गई थी वो मेरे इस रिव्यू में भी लागू रहेगी, जिन्हें इस फिल्म में बस फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह यूज किया गया है। यानी जहाँ उनकी जरूरत है वहाँ उनकी प्रेजेंट दिखाकर बस उनसे काम ही निकाला गया है। लेकिन इन सब में अगर कोई कैरेक्टर पूरी तरीके से वेस्ट हुआ है तो मार्टिन फ्रीमैन का कैरेक्टर है, जिनकी मुझे लगता है कि इस फिल्म में किसी भी तरीके की जरूरत थी। और फिर आ जाए आयरनहार्ट के कैरेक्टर पर, तो इस कैरेक्टर को लेकर जितना भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उससे नो डाउट मैं अब इसकी सीरीज देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और बात रही कैमियो की, तो वो भी आपको इस फिल्म में देखने मिलेगा, अगेन आपकी सुनी गई रूमर के अकॉर्डिंग। बाकी अब एक्टर की परफॉर्मेंस से आ जाते हैं फिर से फिल्म पर, जिनमें चैडविक की डेथ के बाद ये फिल्म बहुत ही मेजर चेंजेस पर गई है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि रियान कुगलर की तरफ से इस फिल्म की पहले की कहानी तचाला के कैरेक्टर को स्ट्रगल करते हुए दिखाने की थी, जो कि वो थैनोस के फिंगर्स के स्नैप के बाद अपनी इस दुनिया में कर रहा है। लेकिन अब उस कहानी को काफी ज्यादा अपग्रेड कर बहुत ही अच्छे खासे चेंजेस ही डाले गए हैं, जो अगेन लेंथ के मामले में तो आपको फील होगे। बाकी फिल्म के सीजीआई की तो तारीफ मैं कर ही चुका हूँ, जिनसे हटकर फिल्म के बीजीएम की तारीफ भी बनती है, जो इस फिल्म की प्रेजेंटेशन को और भी काफी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। उसी के साथ साथ ये फिल्म पहले की ही तरह काफी ज्यादा कलरफुल है, जिसमें इस बार उन्हें दिखाने के लिए वकांडा के अलावा नेमोर का किंगडम भी है, जो कि अब एमसीयू के यूनिवर्स में ऑफिशियली एटलांटिस तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। और इससे रिलेटेड भी मैं आपको कई सारी डिटेल्स पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो कि एक हिसाब से इस वीडियो की लेंथ ही बढ़ाते हैं। बाकी इससे हटकर फिल्म के कमाल के डायरेक्शन की बात करें तो वो चीज तो आपको फिल्म के हर एक फ्रेम में फील होगी, जिसमें कॉस्ट्यूम, कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग से लेके फोटो और सिनेमेटोग्राफी भी कमाल की है, जो कि हाँ इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा एमसीयू के फेस की एक अच्छी खासी फिल्म बनाती है। जिन सभी से हटकर अब मुझे लगता है सीधे आ जाना चाहिए इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो जैसे कि मैंने कहा फिल्म के एक्शन कमाल के हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। और बात रही कॉमेडी की, ऐसे इमोशनल रोलर कोस्टर में एमसीयू ने उसका भी पेस्ट फोर्सफुली नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से इस फिल्म में बैलेंस कर बताया है, जिससे कि कॉमेडी की कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और हाँ, ज्यादातर तो पोर्शन जो कॉमेडी की है वो एम्बाकू के ही सीन में है, जिससे ये बात पता चलती है कि वो कितने तगड़े और पावरफुल एक्टर है। बाकी बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो फैंस को तो ये फिल्म अपनी इस राइड में बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, जिनसे एग्री करते हुए ड्रामा के इस पोर्शन में मैं इस फिल्म को बाकी दूसरी ऑडियंस को भी ध्यान में रखकर 5 में से 4 स्टार की कैटेगरी में रखूंगा। और फिर बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो फिल्म के कुछ पोर्शंस प्रेडिक्टेबल है तो कुछ बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस कैटेगरी में इस फिल्म को कॉमेडी की तरह 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात करें फिल्म के हॉरर और थ्रिल की, तो अंडर वाटर सीन्स मुझे आज भी डराते हैं, और बाकी का काम इस फिल्म के एक्शन की थ्रिल राइड ने कर दिया है, जिन्हें ध्यान में रखकर ये फिल्म 5 में से 1.5 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी अब बात रही मास ऑडियंस की, तो फिल्म की बड़ी लेंथ की वजह से अनफॉर्चुनेट ये फिल्म मास ऑडियंस की नजर में A+ की नहीं लेकिन A- की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे क्रिटिक्स भी एग्री करेंगे, यानी कि उनकी भी नजरों में ये फिल्म A- की है, जिस पर चलते हुए मैं भी इस फिल्म को इसी सेम कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच, जो कि एमसीयू के इस फेज 4 में एक तगड़ी स्टोरी टेलिंग और एक परफेक्ट एंड को दिखाती है। आई मीन फेज 4 के एंड को। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फिल्म को लेकर, जिस बारे में बनेगी आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हो, क्योंकि अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।